दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि फिफ्थ सेमेस्टर के ऑलरेडी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने डाल दिया है। अब रह गए थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर जितने भी जो इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनका पूरा एक संकलन हमने बना दिया है आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से कि वो कौन कौन से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको 4 नंबर में देखने के लिए मिल सकते हैं। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में छोटे छोटे जो वेरी शॉर्ट है उनको बहुत ही हमने खास तौर से उनको बनाया है ताकि तुम्हें उनके बारे में ये पता चल जाए कि एक्चुअली ये है क्या, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन लिखना है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन वो सारे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपको देखने के लिए पेपर में क्वेश्चंस का मिल जाएंगे। तो 20 नंबर का अकेला क्वेश्चन होने वाला है। स्टार्ट करें। सबसे पहला जो हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को फाइंड किया है हमारे सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट 5001 में, वो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में कहते हैं दोस्तों कानूनी प्रतिनिधि। तो क्या है, देखिए, कानूनी प्रतिनिधि कानून का वह व्यक्ति होता है जो मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है और वहां एक पक्ष प्रतिनिधि चरित्र में मुकदमा करता है या मुकदमा करता है वह व्यक्ति जिस पर संपत्ति पक्ष की मृत्यु पर हस्तांतरित होती है। तो मुकदमा करो या मुकदमा करो ये सीपीसी की धारा 211 में है। दूसरे अर्थ में वह व्यक्ति जो दूसरे के स्थान पर खड़ा होता है और उसके हितों का प्रतिनिधित्व करता है कानूनी प्रतिनिधित्व कहलाता है। वह व्यक्ति जो दूसरे के कानूनी मामलों की देखरेख करता है, जैसे किसी संपत्ति का निष्पादक या प्रशासक और किसी नाबालिग या अक्षम व्यक्ति का न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा पहले भी कि एक वो था डिफेक्टो गार्जियन, तो उसमें भी ये था वस्तुतः संरक्षक। अब यहां पर हम कर रहे हैं कानूनी प्रतिनिधि। देखिए, अब अपनी भाषा में हम आपको बता देते हैं कि सपोज करो कि आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आपका कोई वारिस नहीं है, आपकी कोई शादी नहीं हुई है, आपका कोई वारिस नहीं है, और किसी तरह से कैसे भी मतलब कि अनावश्यक तरीके से और आप नहीं रहते इस दुनिया में। तो अब आपकी जो संपत्ति है उसकी देखरेख कौन करेगा? तो कानून उसके लिए एक व्यक्ति को चयनित कर देता है और कह देता है अब से इस प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी, इसके कानूनी मालिक तुम हो, इसका जो भी करना है, देखरेख करनी है, जैसे भी करना है वो आपको करनी होगी। तो उसको बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फॉरेन डिसीजन। इट मीन्स के विदेशी निर्णय। एक विदेशी निर्णय न्यायालय को भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय के रूप में परिभाषित करता है। ध्यान रखना, एक विदेशी जो फॉरेन विदेशी न्यायालय है, ठीक है, एक विदेशी न्यायालय को भारत के बाहर, मतलब भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर कोई भी एक न्यायालय के रूप में परिभाषित करता है, और यह केंद्र सरकार के प्रतिकार द्वारा स्थापित जारी या जारी नहीं किया गया है। और विदेशी फैसले का मतलब विदेशी अदालत का फैसला है। दूसरे शब्दों में एक विदेशी निर्णय का अर्थ किसी विदेशी अदालत द्वारा उसके समक्ष किसी मामले पर निर्णय देना है। इस प्रकार इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय विदेशी निर्णय कहलाएंगे। धारा 13 और 14 विदेशी निर्णयों के मामले में पूर्व न्यायिकता का नियम बनाते हैं। ये प्रावधान निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत का प्रतीक है कि सक्षम क्षेत्राधिकार वाली विदेशी अदालत द्वारा दिए गए फैसले को भारतीय अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है, और यह धारा 13 में उल्लेखित है। 13 में उल्लेखित मामलों को छोड़कर संबंधित पक्षों के बीच न्यायिक निर्णय के रूप में, ध्यान रखना, न्यायिक निर्णय के रूप में इनको अहमियत दी जाती है। नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2(6) के तहत परिभाषित विदेशी निर्णय शब्द का अर्थ एक विदेशी अदालत का निर्णय है, और संहिता की धारा 13 एक विदेशी निर्णय की मान्यता के लिए कोड के साथ मानदंड प्रदान करती है। और एक पूर्व शर्त है कि किसी भी परिवर्तन कार्य के लिए जब तक कि कोई विदेशी निर्णय नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अंतर्गत निर्णायकता परीक्षण पास नहीं कर लेता, इसे लागू नहीं किया जाता। कहने का मतलब यह है दोस्तों, सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है,
ठीक है, उसको आप समझिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो देश का कोर्ट है, और उसके बाद में उससे ऊपर जो कोर्ट है वो कौन सा है, हाई कोर्ट है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब कि एक जगह पर रखिए कि जो नियर बाई आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको समझिए कि भारत देश, और जो आपका हाई कोर्ट है उसको समझिए दूसरा देश। तो हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा वो हमारे कोर्ट पर, ठीक है, क्या होता है, बाध्य होता है। अब इसी तरह से विदेशी निर्णय है। विदेशी निर्णय जो नागरिकता कानून है, नागरिकता कानून का मतलब यह है कि जैसे बहुत सारे जो हिंदू हैं, बहुत सारे जो हिंदुस्तानी हैं या हमारे देश के नागरिक हैं, वो किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो वो किसी और देश की नागरिकता लेने के लिए वहां के जो कानून हैं उनको मानना पड़ेगा, और उन्हीं कानून को हम कहेंगे विदेशी निर्णय। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर पूरा बड़ा क्वेश्चन भी है, लेकिन फिर भी हमने छोटा क्वेश्चन बना करके डिफाइन कर दिया है। देखिए, रेस का अर्थ है विषय वस्तु, और जुडिकाटा का अर्थ है निर्णय दिया गया या निर्णय लिया गया, और साथ में इसका अर्थ होता है न्याय किया गया मामला। समझ में आ गया? रेस जुडिकाटा का मतलब है न्याय किया गया मामला। अब सरल शब्दों में बात का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, मतलब कि किसी भी वाद का, मुकदमे का फैसला अगर न्यायालय ने सुना दिया है तो उसको हम कहेंगे रेस जुडिकाटा। तो एक न्यायालय के समक्ष मुद्दे का निर्णय पहले ही किसी अन्य अदालत द्वारा और अन्य पक्षों के बीच लिया जा चुका है, इसलिए अदालत मामले को खारिज कर देगी क्योंकि इसका फैसला किसी अन्य अदालत ने किया है। रेस जुडिकाटा सिविल और आपराधिक दोनों कानूनी प्रणालियों पर लागू होता है। किसी भी ऐसे मुकदमे पर दोबारा मुकदमा नहीं चला जा सकता जिस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुकदमे में मुकदमा चलाया गया हो। उदाहरण देख लेते हैं। रेस जुडिकाटा का उदाहरण बड़ा सिंपल है। ए ने बी पर मुकदमा दायर किया क्योंकि उसने किराया नहीं चुकाया था। बी ने जमीन पर किराया कम करने का अनुरोध किया क्योंकि भूमि का क्षेत्रफल पट्टे पर उल्लेखित कम था। अब न्यायालय ने पाया कि क्षेत्रफल पट्टे में दर्शाए गए क्षेत्रफल से अधिक है, तो क्षेत्र अतिरिक्त था और पूर्व न्यायिक निर्णय सिद्धांत लागू नहीं होगा। इस मामले में ए ने नया मुकदमा दायर किया गया था जिसमें प्रतिवादी ने अनुरोध किया था कि अदालत पुनर्न्याय की दलील के साथ मुकदमे को खारिज कर दे। उसे पुनर्न्याय का दावा लाने से रोक दिया गया क्योंकि उसका पिछला दावा धोखाधड़ी के कारण खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक बचाव को सबूतों की साबित किया जाना चाहिए। समझ में आ गया? नहीं आया? मैं समझा देता हूं अपनी भाषा में हम किस लिए हैं। देखिए, आप सपोज करिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई किस बात को लेकर के, बी ने इसके घर में चोरी कर ली। समझ में आ गया? बी ने चोरी करी है ए के घर में, तो ए बन गया वादी, ये पहुंच गया कोर्ट। अब कोर्ट में इसने केस डाल दिया चोरी का। अब जो बी है, बी के रुपए थे ए पर 10,000, बी के पैसे थे ए पर। अब जब ए ने कहा कि तूने मेरे घर पे चोरी क्यों, मैं तेरे पैसे ना दूं, कह लगा अच्छा मैं कोर्ट जाऊंगा। अब ये भी कोर्ट चला गया। समझना बात को, दोनों कोर्ट चले गए। अब ये भी कोर्ट चला गया। अब ए ने फिर से यहां पर एक और वाद दायर किया और उस प्रार्थना पत्र में जज साहब के लिए लिखा, जज साहब ये बहुत फ्रॉड, नालायक, गधा, 420 इंसान है, ये चोर है। देखिए ऑलरेडी अदालत में है, इसके ऊपर मुकदमा चलाया है, मैंने ही चलाया है, इसलिए चलाया क्योंकि इसने चोरी की थी और आपने इसको फिर जमानत पर रिहा कर दिया था और कह दिया था कि उसके जितने भी चोरी करे हुए मेरे 50,000 रुपए हैं वो 50,000 रुपए लौटा दे। तो अब ये इनके पास में गया और इनसे कहा कि सर उसने मुझे 50,000 रुपए नहीं लौटाए हैं, ठीक है, केवल 20,000 रुपए लौटाए हैं। अब वो ये कह रहा है आपसे कि उसके 10,000 रुपए मुझ पर हैं, बताइए मैं कैसे दे दूं। तो यहाँ पर कहेगी अदालत की रेस जुडिकाटा है क्योंकि पहले इस बात पर निर्णय हो चुका है, पहले उसका पैसा चुकाओ फिर आपको मिलेगा। कहने का मतलब है किसी बात पर अगर पहले संशोधन हो चुका है तो वो भी रेस जुडिकाटा में आएगा, या फिर एक व्यक्ति अपने बचाव पक्ष के लिए दोबारा से उसमें मुकदमा डाला है तो मुकदमा नहीं चलेगा, जो रेस जुडिकाटा में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन का मतलब है क्षेत्राधिकार। देखिए क्षेत्राधिकार को न्यायिक प्राधिकरण की सीमा या उस सीमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस हद तक कानून की अदालत मुकदमों, मामलों, अपीलों आदि पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती है।
कानून में क्षेत्राधिकार की अवधारणा को पेश करने के पीछे तर्क यह है कि एक अदालत को समक्ष होना चाहिए केवल उन्हीं मामलों में निर्णय लेने का प्रयास करे जिनसे उसका कोई संबंध हो या जो उसके अधिकार की भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। हृदयनाथ राय बनाम रामचंद्र के मामले में 1921 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले में क्षेत्राधिकार शब्द के अर्थ को विस्तार से समझने की कोशिश की गई थी, जिसमें पीठ ने कहा था कि पुस्तकों में मामलों की जांच से क्षेत्राधिकार शब्द का परिभाषित करने के कई प्रयासों का पता चलता है, जिसे कानून और तथ्य के मुद्दों को सुनते और निर्धारित करने की शक्ति कहा गया है। वह प्राधिकारी जिसके द्वारा 3 न्यायिक अधिकारी संज्ञान लेते हैं और कारण तय करते हैं। कानूनी विवाद को सुनने और निर्णय लेने का अधिकार, मुकदमे के पक्षों के बीच विवाद में विषय वस्तु को सुनने और निर्धारित करने और उन पर किसी न्यायिक शक्ति का निर्णय लेने या प्रयोग करने की शक्ति होती है। न्यायालय के समक्ष मुद्दों पर सुनने, निर्धारित करने और निर्णय सुनने की शक्ति या अधिकार जो विधायिका द्वारा, देखिए जो विधायिका होती है उसके द्वारा पार्टियों के बीच कारणों को सुनने और निर्धारित करने और निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए न्यायालय को प्रदान किया जाता है, और तथ्यों की जांच करने, लागू करने और निर्णय सुनने और उसे क्रियान्वित करने की भी शक्ति होती है। वो जितनी भी ये शक्तियां जिस भी क्षेत्र के पास में आती है, क्षेत्रीय कोर्ट के पास आती हैं, उसको क्षेत्राधिकार कहा जाता है। अब अपनी भाषा में मैं आपको समझा दूं कि क्षेत्राधिकार क्या है। क्षेत्राधिकार ऐसे है कि सपोज करो कि आप रहते हैं गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, जीबी नगर में आप रहते हैं, तो उसकी कोर्ट लगती है सूरजपुर कोर्ट लगती है। अब जीबी नगर में, ठीक है, आपका एक लड़के से, मतलब किसी व्यक्ति से कैसे भी झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, ठीक है। अब मारपीट हो गई, जिससे मारपीट हुई है वो रहने वाला है जिला मेरठ का रहने वाला है, आप हो जीबी नगर के, तो आप अब केस करोगे जाकर के अपने ही इलाके में। कहां पर? सूरजपुर। आप जाकर के केस कर सकते हो मेरठ में, दोनों जगह जाकर के आप केस लड़ सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहो कि भाई बुलंदशहर में जाकर के केस लड़ो, तो वहां पर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहां आपका क्षेत्राधिकार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां की बुलंदशहर की ना तो पुलिस तुम्हारे केस में देखने आएगी, वो क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं होगा, उसके पास निर्णय देखने का अधिकार नहीं होगा, जांच करने का अधिकार नहीं होगा, वहां पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि अलग क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो जो केस होता है तुमसे रिलेटेड, जो वादी और प्रतिवादी होता है, उनके जो क्षेत्र के आसपास में होता है उसी में केस चलता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों के समन्स केस किसे कहते हैं, मतलब समन मामले क्या होते हैं। समन मुकदमे, देखिए समन मामला एक ऐसे अपराध को संदर्भित करता है जो वारंट मामले की श्रेणी में नहीं आता। इन अपराधों में आमतौर पर सीआरपीसी के तहत वारंट मामलों की तुलना में कम गंभीर दंड होता है। ध्यान रखना, कम गंभीर दंड होता है। समन मामले में आरोपी को आमतौर पर अदालत द्वारा एक निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जाता है। मामला अदालत की समन प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ता है और अभियुक्त को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। समन मामले का एक उदाहरण लोक अभियोजक बनाम हिंदुस्तान मोटर्स आंध्र प्रदेश 1970 का मामला है, जहां दोषी व्यक्ति को रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई थी। कहने का मतलब है सिविल मामले कमजोर मामले होते हैं तो वहां पर समन मामले होते हैं। समन मामले का मतलब यह है कि जब केस जाता है अदालत में तो भैया जज साहब एक समन भेजते हैं, एक मैसेज भेजते हैं कि उनको बुलाओ, उनको बोलो कि भैया तुम्हारे नाम का केस आ गया है, तुम्हारे ऊपर केस कर दिया है किसी ने, आ जाओ जल्दी से अपनी वो कर लो, बचाव कर लो, ठीक है। लेकिन वारंट मामले क्या होते हैं, उसके अपोजिट होते हैं वारंट मामले। अभी ऊपर आया था ना एक पॉइंट के वारंट मामले में नहीं, तो इसलिए वारंट मामला हमने डालते। देखिए वारंट मामले में ऐसे अपराध शामिल होते हैं जो मौत, आजीवन कारावास या 2 साल से अधिक कारावास से दंडनीय होते हैं। यह अपराध अधिक गंभीर एवं संगीन प्रकृति के माने जाते हैं। वारंट मामले में पुलिस को आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है। वारंट मामले की सुनवाई या तो पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने या सीधे मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज करने से शुरू होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समन मामले में वारंट जारी करना इसे वारंट मामले में परिवर्तन नहीं करता है, जैसा कि पदमनाथ बनाम अहमद
डोबी 1970 के मामले में देखा गया था। कहने का मतलब यह है कि वारंट मामले वो होते कि किसी ने संगीन जुर्म करा तो तुरंत पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालो पहले उसे, कहीं वो फरार ना हो जाए। तो ऐसे मामलों में वारंट मामला लगेगा। और ऐसे उनमें कि भैया चलो ठीक है, उनसे चोरी कर दिया उन्होंने, या फिर तुम्हारी लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, कहीं सुनी हो गई थी, नॉर्मल केस होते हैं, तो उनको कहते हैं चलो ठीक है, अदालत से हम क्या भिजवा देते हैं, एक नोटिस भिजवा देते हैं, वो आ जाएंगे अदालत में और अपना पक्ष रख देंगे। समझ में आ गया दोनों केसों के बारे में? आगे बढ़े। नेक्स्ट है दोस्तों, सीपीसी में सेट ऑफ क्या है। देखिए, सेट ऑफ एक कानूनी अवधारणा है जो प्रतिवादी को वादी के खिलाफ प्रति दावा बढ़ाकर अपने ऋण या दावे को कम करने या समाप्त करने की अनुमति देती है। दूसरे शब्दों में प्रतिवादी को मूल दावे के हिस्से की भरपाई करने में सक्षम बनाता है। जब वादी और प्रतिवादी पर एक अतिरिक्त पैसा बकाया होता है तो एक ऋण का उपयोग उसे दूसरे ऋण को निपटाने के लिए किया जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा लाए गए मुकदमे में बचाव के रूप में सीपीसी में सेट ऑफ का उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक तो होता है वादी और एक होता है प्रतिवादी। तो यहां पर जो प्रतिवादी है ना, वो वादी के खिलाफ मुकदमा दायर करता है। मतलब वादी ने मुकदमा किया कि सर, जैसे मैं हूं ए और बी, मैं ए हूं वादी, मैंने प्रतिवादी बी के खिलाफ मुकदमा किया है कि इसने 1 लाख रुपए मेरे उधार के नहीं दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब प्रतिवादी ने ये मुकदमा कर दिया मेरे ऊपर, सर 1 लाख रुपए नहीं थे, इसके तो 80,000 रुपए थे और उनमें से मैंने 60,000 रुपए दे दिए हैं, इसके केवल 20,000 रुपए बाकी रह गए हैं। तो अब क्या हुआ उसमें? दूसरा पॉइंट आ गया ना, 1 लाख की बात झूठी हो गई तो कितना आ गया उतना। अब मैं उसमें एक बार और फिर से कहूंगा, ठीक है सर 80,000 रुपए हैं मेरे, वही दिलवा दीजिए। तो ये है क्या? सेट ऑफ। न्याय संगत सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ पता चल गया। अब न्याय संगत सेट ऑफ। देखिए, सीपीसी में न्याय संगत सेट ऑफ तब उपलब्ध होता है जब कानूनी सेट ऑफ लागू नहीं होता है। यह निष्पक्षता की अवधारणा पर आधारित है और इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब मामला आदेश 8 नियम 6 की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। मतलब कि पहले ने मुकदमा किया कि 1 लाख रुपए, दूसरे ने कहा नहीं जी 80,000 ही हैं और उसमें 60,000 मैंने दे दिए। फिर पहले ने कहा ठीक है तो 60,000 है दे दिए, 20,000 रह गए तो 20,000 दे दीजिए। तो उसको क्या कहेंगे? न्याय संगत सेट ऑफ। चलो ठीक है, मामला न्यायपूर्ण हुआ। समझ में आ गया? चलिए, तो न्याय संगत सेट ऑफ में प्रतिवादी एक अज्ञात धनराशि का भी दावा कर सकता है। यदि क्रॉस मांगे तो एक ही लेन देन से उत्पन्न होती है, यह बारीकी से जुड़ी हुई है, यह अलग से मुकदमा दायर करने की आवश्यकता को रोकता है। ठीक है, अब पहले वाला जो है वो ये भी कह सकता है ठीक है 80,000 है, ठीक है 60,000 दे दे, 20,000 है कि वो दे दो, लेकिन मुझे वो रकम भी चाहिए जो मैंने केस किया है तुम्हारे खिलाफ, जो खर्चा किया है तब तुमने मुझे पैसे दिए, पहले तुमने मना कर दिया, तो केस जो मैंने लड़ा है उसके पैसे भी दो, मैंने वकीलों किया है, ये किया है, वो किया है। तो इसमें क्या आ गया? अज्ञात धनराशि आ गई। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानूनी सेट ऑफ के विपरीत जो सीपीसी के तहत प्रतिवादी का अधिकार है, न्याय संगत सेट ऑफ का आवेदन पूरी तरह से अदालत के विवेक पर है। अब जो दूसरा जो मतलब कि न्याय संगत सेट ऑफ है कि बाद में वो तुम्हारा खर्चा दिलवाती है नहीं दिलवाती है, ठीक है, वो बात क्या है, वो अदालत के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उस पर कोई ये नहीं है कि तुम कहोगे नहीं साहब ये इतना मुझे चाहिए। आगे है, यदि ए रुपए की वसूली के लिए बी पर मुकदमा करता है तो एक अनुबंध के आधार पर 50,000 रुपए बी उसी अनुबंध के ए के उल्लंघन के कारण हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है। इसे जो अभी मैंने बताया, ठीक है, दूसरी भाषा में हमने अपनी भाषा में बताया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिक्री शब्द का क्या अर्थ है? व्हाट इज डिक्री? बहुत सुना होगा तुमने डिक्री। देखिए, डिक्री का अर्थ है किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति मतलब कि जो कोई जज अपना फैसला निर्णय देते हैं उस निर्णय की एक हार्ड कॉपी, समझना, उसको बोलते हैं डिक्री। जो जहां तक न्यायालय द्वारा इसे व्यक्त करने का संबंध है, मुकदमे में विवाद के सभी या किसी भी मामले के संबंध में पार्टियों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है और या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकता है। इसे धारा 144 के अंतर्गत वाद की अस्वीकृति और किसी भी प्रश्न के निर्धारण को शामिल माना जाएगा, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा क्या? कोई भी न्याय निर्णय जिसकी अपील किसी आदेश से अपील के रूप में होती है या डिफॉल्ट के रूप लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश होता है। मतलब कि जो किसी को टर्मिनेशन करने का, ठीक है, बर्खास्तगी का डिफॉल्ट के लिए, जिसका डिफॉल्ट है उसके लिए, या फिर न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश से अपील के रूप में होती है। मतलब कि जो डिक्री है वो एक
कह सकते हैं रिक्वेस्ट के तौर पर होती है ना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ऐसे भी बोला जा सकता है। लेकिन जैसे कह दिया हाँ भाई उनको फलाने व्यक्ति को उसके पाया गया है कि हाँ उसने उसका मर्डर किया था, इसलिए उसका आजीवन कारावास भेजा जाता है, तो ये निर्णय कर दिया जज साहब ने। अब इसकी डिक्री बनेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें। स्पष्टीकरण भी इसमें दिया है कि डिक्री प्रारंभिक होती है जब मुकदमे को पूरी तरह से निपटाने से पहले आगे की कार्रवाई की जानी होती है। यह अंतिम है जब ऐसा निर्णय मुकदमे को पूरी तरह से निपटान कर देता है। यह आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकती है। ठीक है, मतलब कि पहले या बाद में भी निर्णय हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट को हिंदी में कहते हैं दोस्तों वचन पत्र। का अर्थ क्या है? देखिए, वचन पत्र एक पार्टी द्वारा घोषित एक कानूनी वित्तीय उपकरण है जो किसी अन्य पार्टी को किसी विशेष दिन पर ऋण चुकाने का वादा करता है। यह आहर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित समझौता है जिसमें एक विशिष्ट तिथि पर मांगे जाने पर पैसों का भुगतान करने का वादा किया जाता है। सीधे सीधे सिंपल नोट में कर लो, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो लोग कहते हैं ना अरे यार मेरा दोस्त है उसने मुझसे पैसे ले लिए, मेरे पैसे नहीं दे रहा और मुझे तो अपने पैसे मांगते मांगते मैं भिखारी बन गया हूं, मैंने पैसे क्या दे दिए, वो तो मुझसे बात नहीं करता, सारी चीजें होती है ना, मतलब कि जो उधार लेन देन करते हैं उनके लिए प्रोमिसरी नोट है। इसमें क्या है कि ए और बी, अब ए जो है वो बी से पैसे ले रहा है, पैसे ले रहा है ए बी से, तो बी कहेगा अच्छा कितने पैसे चाहिए? ए कहेगा भाई 10,000 रुपए दे दो। बी कहेगा ठीक है, एक प्रॉमिसरी नोट बनवा रहा हूं कि तू मुझसे पैसे जो है 3 महीने के लिए ले रहा है और 3 महीने के बाद अगर तूने अपने आप दे दिए ठीक है, नहीं तो मैंने अपने आप मांग लूंगा और मुझे उस समय पर पैसे दे देगा। तो एक कहेगा बिल्कुल भाई प्रॉमिस कर रहा हूं यार, प्रॉमिस है तो लिख करके दे दे। तो वो लिख करके दे देता है कि 3 महीने बाद में तुम्हारे पैसे दे दूंगा जो मैंने अभी इस हालत में 10,000 रुपए लिए हैं। तो ये हो गया प्रोमिसरी नोट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ गया जल्दी से लाइक कर दीजिए यार और शेयर कर दीजिए सबको, इतना तो कर ही दिया करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और अमेजिंग क्वेश्चन है दोस्तों एस्टोपेड बोल रो या फिर एस्टोपेल बोल लो। देखिए क्या है कि जब एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्य चूक से जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को सच मानने और ऐसे विश्वास पर कार्य करने की अनुमति दी है तो न तो उसे और न ही उसके प्रतिनिधि को किसी भी मुकदमे में अनुमति दी जाएगी या उस बात की सच्चाई को नकारने के लिए अपने और ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के बीच कार्रवाई करना होगा। एग्जाम्पल, ए जानबूझकर और गलत तरीके से बी को यह विश्वास दिलाता है कि कुछ भूमि ए की है और इस तरह बी को इसे खरीदने और इसके लिए भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। कहने का मतलब यह है कि मैं तुमसे कहूं अरे यार भाई तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए हैं, तुम कहोगे है यार एक जमीन है मेरे पड़ोस में भाई, मतलब कि तू खरीद ले उसको। खरीदने के बाद में 2 महीने में ठीक है 10 लाख की वो जमीन 20 लाख रुपए की मिल जाए, 2 महीने में दुगने होकर के मिल जाएंगे पैसे। अभी उसको जरूरत है, तू ले ले, बहुत अच्छी जमीन है। हालांकि मुझे पता था कि वो जमीन सरकारी है या जमीन एलएमसी की है या जमीन किसी व्यक्ति की है, वो लफड़े की जमीन है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें चढ़ा करके वो जमीन बेच दी। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? एस्टोपल। अब तुमको पता चल गया अच्छा ये जमीन तो उसकी है, तो अब मैं तो गया ही गया। ठीक है, साथ में तुम भी गए। तुम क्यों गए? कि तुमने उसे बात में भरोसा कर लिया। इसलिए जरूरी है कि कोई सामान चीज खरीदे तो भैया ब्रोकर जो होते हैं बीच वाले उन पर बहुत अच्छे से विश्वास ना किया जाए। देखिए भूमिवाद में एक ही संपत्ति बन जाती है और ए इस आधार पर बिक्री को रद्द करना चाहता है कि बिक्री के समय उसके पास कोई स्वामित्व तो नहीं था, उसे उपाधि की अपनी चाहत साबित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब वो जो बी है वो कहता है यार मैंने तो पैसे दिए थे या फिर मैंने कोई भी उनके बीच में लफड़ा हो गया गलत तरीके से, पहले अविश्वास से 420 कर ली, तो उसके लिए है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कैविट। तो कैवियट किसे है कहते हैं? देखिए कैवियट के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता मतलब कि 1908 की धारा 148A में प्रावधान मिलते हैं। कैवियट का संबंध केवल सिविल मामलों से होता है, ध्यान रखना सिविल मामलों से होता है, ठीक, क्रिमिनल मामलों से नहीं होता। तो क्या होती है कैवियट पिटीशन? देखिए
अब समझ में आ गया होगा कि पिटीशन जब शब्द में हमने यहां पर लगा दिया है। देखिए कैविएट का मतलब किसी व्यक्ति को पहले से ही सावधान करना होता है। सिविल मामलों में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां कोई परिवादी किसी मुकदमे को न्यायालय में लेकर आता है और उस मुकदमे से संबंधित प्रतिवादी को समन जारी किए जाते हैं। तो कैविएट याचिका, कैविएट पिटीशन एक तरह का बचाव होता है ताकि कोर्ट किसी मामले में एक पक्षीय फैसला ना सुनाए। सिविल प्रोसीजर के कोड 148A के कोड कैविएट याचिका फाइल उसके अंतर्गत की जाती है। अब इसमें यदि कैविएट पर देखिए, कैविएट क्या होती है कि एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, ठीक है। ए का कुछ विवाद चल रहा है, ठीक है, तो ए कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाकर के एक नॉर्मल उसको कैविएट भिजवाएगा पिटीशन कि भैया तू इस बात को मान ले, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दूंगा, ठीक है, मुकदमा लिखवा दूंगा, या तो तू मेरी उधारी के पैसे दे दे 10 दिन में, नहीं तो मैं तुझे जेल भिजवा दूंगा, ऐसा ही कहते हैं ना, या तो मेरी बात मान जा, नहीं तो सोच लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये जो नोटिस है ना, पहले जो चेतावनी है, इसी को कैविएट बोलते हैं। अब हाल ही में किन मामलों में कैविएट लगाई गई है, देखिए बता दें कि हाल ही में हुए अतीक अहमद का तो पता होगा, अशरफ अहमद की हत्या को लेकर पहले ही कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर योगी सरकार ने एक कैविएट दाखिल की थी कि इस कैविएट के जरिए योगी सरकार ने मांग की है कि बिना उसका पक्ष सुने इस मामले में कोई आदेश न किया जाए। वहीं इसके अलावा बात करें तो कैविएट याचिका की, तो मार्च में दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अपने खिलाफ ईडी द्वारा जारी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती वाली भारत राष्ट्रीय समिति की MLC के कविता की याचिका के बाद जांच एजेंसी ने कैविएट एप्लीकेशन दायर की थी। अब इसमें जो ये होती है कि नोटिस का मतलब ये भी होता है कि जैसे अभी कोई मतलब कि किसी ने हमारे साथ में कुछ घपला कर दिया, मतलब कि पैसे उसने कहा था कि भी मैं 10 दिन में आपको पैसे दे दूंगा, नहीं दिए, तो हमने उसे एक कैविएट भेजी कि भैया देख लो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ में वारंट जारी करवा रहे हैं, आपको जेल भिजवाने के बाद में ये कहो, ठीक है, और नहीं तो आकर के अपना पक्ष रख लो यहाँ पर, अगर तुम नहीं आए इस दिन तक तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे, तुम्हें जेल हो जाएगी। ये होता है, या तो अपने बचाव आके कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करवा देते हैं, ये इसलिए होता है कैविएट। आगे बढ़ते हैं। निर्णय देनदार, देखिए निर्णय देनदार को इंग्लिश में बोलते हैं जजमेंट डेब्टर। तो निर्णय देनदार को सीपीसी की धारा 2(10) में परिभाषित किया गया है। निर्णय ऋणी का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई हो या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया हो। तो परिभाषा में मृत निर्णय देनदार का कानूनी प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है। मतलब कि अगर किसी का, देखिए पहले तो उसको बता, निर्णय देनदार का मतलब यह है कि जज साहब ने किसी के खिलाफ कोई निर्णय दे दिया, जिसके खिलाफ निर्णय दिया है, तो वो व्यक्ति क्या है, वो निर्णय ऋणी हो गया। और जिसके खिलाफ दिया है वो क्या हो गया, निर्णय ऋणी हो गया। और जिसके लिए दिया गया है, जिसके पक्ष में दिया गया है, उसके तो मौज आ गई। तो अब इसमें क्या है कि अगर कोई वो व्यक्ति है कि जो मर गया है, उसके खिलाफ अगर दिया है तो उसका कुछ नहीं हो सकता। अबे जो मर गया तो मर गया, किसी के खिलाफ दिया गया कि तुम्हें 10 साल की जेल होगी, तो वो निर्णय ऋणी हो गया ना, जजमेंट डेब्टर हो गया कि उसे 10 साल अब काटनी पड़ेगी। लेकिन जो मर गया है उस पर क्या ही हो सकता है। तो निर्णय देनदार वह व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ एक धनराशि का भुगतान करने का आदेश देने वाला निर्णय प्राप्त हो चुका है और वह असंतुष्ट रहता है। मतलब कि मैंने कहा कि भैया शर्मा जी ने मेरे 1 लाख रुपए ले लिए, उन्होंने मुझे दिए नहीं, तो कोर्ट ने कह दिया अच्छा नहीं दिए, हम अभी डिक्री पारित कर रहे हैं, सारे सबूत देकर सब कुछ देखा और जज साहब ने कर दिया कि चलो शर्मा जी इनको 1.5 लाख रुपए दे दो। वो कहोगे अरे 1.5 लाख की, मैंने तो 1 लाख रुपए लिए। अब मैं कहूँगा अच्छा तेरे खिलाफ जो केस लड़ा 50,000 रुपये उसके भी तो हैं, तो उसको देने पड़ेंगे। वो हो गया निर्णय देनदार। वह आदेश या डिक्री धन के भुगतान के लिए, कब्जा वापस पाने के लिए या किसी अन्य आदेश या डिक्री के लिए भी हो सकता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंजेक्शन ये वाला नहीं, जब तुम लगा दे तो करते हो ऐसा नहीं वाला इंजेक्शन वाला अलग है, ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन मतलब कि निषेधाता, हिंदी में कहते हैं निषेधाता। एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी पक्ष को कोई भी कार्य करने या करने से बचाना होता है।
यह किसी व्यक्ति को संबोधित अदालत के आदेश के रूप में एक उपाय है जो या तो उसे ऐसा कार्य करने से रोकता है या ऐसा करना जारी रखता है। इस प्रकार निषेधता एक राहत है जो किसी कार्य को करने से रोकती है, प्रतिबंधित करती है या रोकथाम के उद्देश्य से किसी भी कार्य को करने से आदेश शामिल कर सकती है। मतलब कि निषेधाता क्या है? अरे निषेधाता का मतलब ये है दोस्तों, इंजंक्शन ये है कि जैसे तुमने कोई प्लॉट लिया है, समझना, प्लॉट लिया है, अब प्लॉट लिया नहीं है, एक्चुअली तुम्हारा ही कोई प्लॉट है, ठीक है। अब वो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा है, तुमने सोचा चलो इसमें बाउंड्री कर लेते हैं। अब तुम जब बाउंड्री करने के लिए पहुंचे तो वहां और लोगों ने कहा कि नहीं जी नहीं, ये प्लॉट तो हमारा है। अब तुम्हारे साथ में हो गई गड़बड़, क्योंकि जिससे तुमने प्लॉट खरीदा था उसने 420 करके वो गलत खरीदवा दिया तुम्हें, ठीक है। तो अब कोर्ट ये आदेश करेगी कि उस प्लॉट पर कोई भी कार्य ना किया जाए जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाएगा, जब तक कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं निषेधाता, इंजंक्शन। अब निषेधाता के प्रकार क्या है, ये तो मैंने एक उदाहरण बताया है, ध्यान रखना। देखिए, एक अस्थायी या अंतरिम निषेधाता किसी पक्ष को निर्दिष्ट कार्य करने से अस्थायी रूप से रोकती है और केवल मुकदमे के निपटारे तक या अदालत के अगले आदेश तक ही दी जा सकती है। यह सीपीसी के आदेश 39 के प्रावधानों के तहत विनियमित है और मुकदमे के किसी भी चरण में प्रदान किया जा सकता है। समझ में आ गया? मतलब किसी भी काम का अस्थायी रूप से रोकना है कि चलो भाई उतने दिन तक इसको रोक देते हैं। उसके बाद स्थायी निषेधाता किसी पक्ष को निर्दिष्ट कार्य करने से हमेशा के लिए रोकती है और मुकदमे के दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुकदमे के निष्पक्ष या गुण दोष के आधार पर ही दी जाती है। यह विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की धारा 38 के धारा 42 द्वारा शासित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। ये नहीं होता दोस्तों के किसी के काम करवा रहे हैं यार, हम प्लॉट बनवा रहे हैं या फिर कुछ काम करवा रहे हैं, वो लफड़े का प्लॉट है, उस पर कोर्ट का स्टे लग जाएगी, स्टे जो लग जाएगी वो यही वाली प्रक्रिया होती है, निषेधता वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परसेप्ट क्या है? परसेप्ट्स, देखिए परसेप्ट्स क्या है? सीपीसी में एक उपदेश अदालत द्वारा जारी एक निर्देश या आदेश है जिसने किसी अन्य सक्षम अदालत को एक डिक्री जारी की है जिसमें निर्णय देनदार के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को संलग्न करने का निर्देश दिया गया है। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एक उपदेश मतलब कि आदेश या कोई रिट हो या वारंट के रूप में इसको वर्णित किया जा सकता है। इसमें क्या है मतलब कि ये परसेप्ट क्या है? ये है तो एक डिक्री ही, लेकिन ये डिक्री वो नहीं है जो जज लोगों के लिए करते हैं। ये वो डिक्री है जो एक जज दूसरी अदालत के लिए करता है, दूसरी अदालत का जज पहली अदालत के लिए करता है, उसको बोलते हैं परसेप्ट। आमतौर पर डिक्री को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार अदालत वही अदालत होती है जिसने इसे पारित किया था। हालांकि कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है जहां अदालत को डिक्री को निष्पादित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए निर्णय देनदार के पास डिक्री को पूरा करने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त संपत्ति नहीं हो सकती, या लेनदार अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह सकता है, तो जिससे उनके व्यक्ति के खिलाफ वारंट निष्पादित करना संभव हो जाता है। मतलब कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे कि गौतम बुद्ध नगर के जज ने और बुलंदशहर के जज को डिक्री लिख दी कि भाई उस व्यक्ति को पकड़ के लेकर आओ, ठीक है, तुम्हारे एरिया का बताया जा रहा है, ठीक है, उसने इस पे से कर्जा लेकर के भाग गया, उसको बुलाओ और कर्जे को वापस करवाओ। तब वो गया यार वो वापस भेज देगा, सर वो अब यहाँ पर नहीं रहता है, यहाँ से कहीं और चला गया है, और पुलिस तहकीकात कर रही है तो उसमें पता चला है कि वो तो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के जज को बोला जाएगा चलो जी तुम देखो। तो ये जो जजों के बीच में होता है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरह से वो होता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का पूरा संकलन था जो आपको यहां पर हमने परिभाषित कर दिया है। इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी हमारे नए दोस्त हैं, और सभी बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, क्योंकि अब ये नहीं है कि सुबह कोई वीडियो आएगी शाम को वीडियो आएगी। अब जैसे ही वीडियो अब कंप्लीट होगी, हमारी प्रोसेसिंग वीडियो अपलोड कंप्लीट हो जाए, तुरंत हम उसको अपलोड कर दें। तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई ये वीडियो तुम्हें मिल जाए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं है। तो तैयारी करते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मिलते हैं, जय हिंद।